परिष्कार शब्दाशय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जो है अच संधि का जो भेद है दीर्घ संधि वो पढ़ रहे थे। उसके 3 नियम हमने पढ़ लिए थे। अब उसका चौथा नियम हम शुरू करते हैं। कौन सा होता है? दीर्घ संधि का जो चौथा नियम है वो कहता है कि प्लस से पहले ह्रस्वरी या दीर्घी और प्लस के बाद भी ह्रस्व या दीर्घी हो तो किसमें मतलब दीर्घ संधि कौन सी है? दीर्घ। तो किसमें परिवर्तन होगा? दीर्घी में। दीर्घी में परिवर्तन हो जाएगा। अब री और स्वरों की तुम्हें मात्रा पता है कैसे लगती है? री की मात्रा जाननी भी जरूरी है। ह्रस्वरी की मात्रा कौन सी होती है और दीर्घी की जो मात्रा है वो कौन सी होती है? देखिए, कोई शब्द के नीचे, कोई वर्ण के नीचे अगर इस तरह मुड़ी हुई मात्रा है तो वो है ह्रस्वरी। जैसे शब्द आप देखो वृक्ष, गृह है, ये सब कौन सी है? ह्रस्वरी की मात्रा होती है। और कोई शब्द के नीचे इस तरह ये 2 बार मुड़ी हुई है, इस तरह मुड़ी हुई है तो कौन सी है? दीर्घी। मात्रा कौन सी हो गई? दीर्घ री की। ये होती है दीर्घ री की मात्रा। ठीक है। एक जैसे उदाहरण आता है पितृ धन ऋणम। पितृ धन ऋणम। देखिए पितृ, मातृ ये सब ऋकारांत शब्द होते हैं। मूल शब्द है जो सार्थक है पितृ, मातृ, होत्री, भ्रातृ, गंत्री, इस तरह के ऋकारांत शब्द हैं। और देखिए पितृ स्वर देखिए इसमें, जैसे हमने चर्चा की थी कल ही कि संधि में सिर्फ 2 ही जगह ध्यान दिया जाता है। पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम जो स्वर है, और प्लस के बाद वाला जो पहला वर्ण है, शब्द जो स्वर है, उन्हीं 2 जगह ही संधि होती है। पितृ में अंतिम स्वर कौन सा है? ह्रस्वरी। ह्रस्वरी है। इधर कौन सा है? इधर ऋणम में भी ह्रस्वरी है। अब दोनों की जगह देखिए नियम मिल रहा है हमारा। इधर ह्रस्वरी मिल रही है और इधर भी ह्रस्वरी। तो दोनों किस में परिवर्तन होंगे? दीर्घी में। दोनों की जगह में क्या करना पड़ेगा? दीर्घी। दीर्घी। अब देखिए तय है, इसके अंदर स्वर लगा हुआ है, इसको अलग करेंगे तो तय अधूरा दीर्घी। दोनों की जगह हो गई और बचा हणम। अब इसको जोड़ेंगे, क्या बनेगा? तय के नीचे अब देखिए व्यंजन के बाद यदि स्वर आता है तो उसकी मात्रा अवश्य लगती है। तो ये जो री है दीर्घी है, इसकी मात्रा कैसे लगेगी? अभी हमने देखा इस तरह लगेगी पितृ नम। अब देखिए कोई शब्द के नीचे इस प्रकार आप मात्रा लगी हुई देख रहे हैं तो वहां देखते ही पहचान लीजिए कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ध्यान रखिए। इसी तरह जैसे एक शब्द आता है होत्री। होत्री यज्ञ करने वाला होता होता है, उसे होत्री कहा जाता है। होत्री ऋकारांत शब्द है। होत्री धन ऋकार, क्या बनेगा? री हटाएंगे इधर से भी क्योंकि अच संधि है, स्वरों का स्वर से मेल होगा। इधर भी री है, दोनों की जगह क्या हो जाएगा? दीर्घी। दोनों की जगह हो जाएगी दीर्घी। तो ऐसे हमने री हटाई, तय अधूरा, री कार है, इसको जोड़ेंगे क्या बनेगा? होत्रीकार है। होत्रीकार है। इसी प्रकार भर्तृधन रिद्धि, क्या बनेगा? भर्तृद्धि, क्या बनेगा? भर्तृ, ठीक, ये शब्द बना। इसी प्रकार कर्तृधन ऋणम, क्या बनेगा? कर्तृणम। क्या बनेगा? कर्तृणम।
इसी प्रकार मातृधन ऋणम या रिद्धि, क्या बनेगा? मातृद्धि, मातृद्धि। इस प्रकार ये जो है दीर्घ री के उदाहरण है। इस तरह की मात्रा लगी हुई दिखे आपको तो पहचान लेंगे आप कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। ठीक है, तो ये जो हमारी दीर्घ संधि है आज पूरी हुई। हमने इसके 4 नियम पढ़े थे। पहला, अक प्रत्याहार। सूत्र क्या कहता था हमारा? अक प्रत्याहार अपने सवर्णों के परे रहते ही दीर्घ हो जाता है। अकः सवर्णे दीर्घ है, पहला नियम था। प्लस से पहले ए या आ, और उसके बाद भी यदि ए या आ मिले तो किस में परिवर्तन होगा? दीर्घ आ में परिवर्तन होगा। दूसरे नियम के अनुसार प्लस से पहले ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, और प्लस के बाद भी ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो किस में परिवर्तन होगा? दीर्घ ई में परिवर्तन होगा। इसी तरह तीसरा नियम, प्लस से पहले ह्रस्व उ या दीर्घ उ, और प्लस के बाद भी ह्रस्व या दीर्घ उ हो तो किस में परिवर्तन होगा? दीर्घ उ में। और इसी तरह चौथा नियम था, प्लस से पहले ह्रस्व री या दीर्घ री, और प्लस के बाद भी ह्रस्व या दीर्घ री हो तो किस में परिवर्तन होगा? दीर्घ री में। तो ये थे हमारी दीर्घ संधि के 4 नियम। इन चारों नियमों को ध्यान रखिए, आपकी दीर्घ संधि गलत नहीं होगी कभी भी। ठीक है, ये हमारी दीर्घ संधि है वो पूरी हुई। अगली संधि हम पढ़ते हैं यण संधि। दूसरी संधि है हमारी यण संधि। यण संधि, जैसा कि आप सभी को पता है हमारी जो संस्कृत की व्याकरण है वो सूत्रों से चलती है। हर संधि के सूत्र होते हैं। यण संधि का सूत्र कौन सा है? कौन सा है? इको यणचि सूत्र है। इको यणचि। ये सूत्र क्या कहता है? हमारी जो पूरी व्याख्या है वो सूत्रों में ही छुपी हुई है। यह सूत्र कहता है कि इक प्रत्याहार को, कौन से प्रत्याहार को? इक प्रत्याहार को क्या हो जाता है? यण आदेश हो जाता है। कब होगा? इक प्रत्याहार को यण आदेश हो जाता है, यण प्रत्याहार में बदल जाता है, क्रमशः बदलता है, क्रमशः आदेश होता है। कब? अच्ची, अच्च परे होने पर। अच्ची यानी अच्च, अच्ची में सप्तमी विभक्ति है। यदि इक प्रत्याहार के परे अच्च है, असमान अच्च है, असमान स्वर हैं, तो इक प्रत्याहार है वो क्रमशः यण प्रत्याहार में बदल जाता है, यण प्रत्याहार में परिवर्तन हो जाता है। अच्च परे हो तो कब? अच्च प्रत्याहार परे हो तो, असमान अच्च हो तो, स्वर हो तो इसमें बदलेगा। इक प्रत्याहार है वो यण प्रत्याहार में बदल जाएगा। अब हमें प्रत्याहार देखने पड़ेंगे। प्रत्याहार आपको, जैसा कि आपको पता है, माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से हम प्रत्याहार बनाते हैं। पाणिनि ने एक सूत्र कहा है, आदि रंतेन सहिता। आदि से लेकर अंत तक के वर्णों का समूह है सहिता कहलाता है। आदि रंतेन सहिता, आदि से लेकर अंत तक के वर्णों का समूह है सहिता कहलाता है। प्रत्याहार बनाने के लिए इस सूत्र की हमें आवश्यकता पड़ती है। अर्थात माहेश्वर सूत्रों में जो वर्ण है उन्हीं के माध्यम से हम प्रत्याहार बनाते हैं। तो उनमें हम देख लेते हैं इक प्रत्याहार बनाकर। आदि, आदि यानी प्रारंभ से लेकर। पहला हमारा माहेश्वर सूत्रों का पहला सूत्र था ऐयुण, ऐयुण। दूसरा है री लिख। तीसरा ए औंग। चौथा सूत्र कौन सा है? आई औच। पांचवा है वरट। कौन सा है?
है वरट। छठा लण। सातवां यमगणनम। यमगणनम यमगणनम। आठवां जबै। 14 मास्टर सूत्र थे। 9वां घटघश। 10वां जबगडदश। 11 खफचटतव। 12वां कपै। 13वां शशशर। 14वां था हल। ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनके माध्यम से प्रत्याहार है वो बनते हैं। अब हमें देखना है कि इक प्रत्याहार बनाना है। इक प्रत्याहार आदिरंतेन सहिता। आदि से लेकर अंत तक के वर्णों का जो समूह है वो सहिता कहलाता है। आदि ई प्रारंभ में कहाँ आ रहा है? पहले सूत्र में आ रहा है। और खत्म कहाँ होना है? कै तक। कै देखिए अंतिम हलंत कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। तो इक प्रत्याहार में हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे वो देखने हैं हमें। पहला है ई, दूसरा उ और ण। अब देखिए माहेश्वर सूत्रों की एक विशेषता और थी। इसमें जो अंतिम हलंत वर्ण है उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपः से लोप हो जाता है, अर्थात उसको गिना नहीं जाता। इत संज्ञा हो गई और तस्य लोपः से लोप हो गया तो ण की इत संज्ञा। तो बाकी क्या बचा? आगे इसे आगे चलते हैं। री और उसके बाद क्या बचा? री। कै की हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोपः से लोप हो गया। ये हमारे जो वर्ण है वो किस में आ गए? इक प्रत्याहार में। इसकी जगह क्या आदेश होगा? इक की जगह यण होगा। कब? अच परे हो तो, असमान अच हो तो, असमान अच परे हो तो यण। अब यण प्रत्याहार ढूंढना पड़ेगा। यण ये ऐसे शुरुआत करते हैं, ढूंढिए ये कहाँ आ रहा है। देखिए हाँ 5वें सूत्र में आ रहा है ना, यहाँ से। तो यण बनाते हैं हम, यहाँ से शुरू करते हैं। क्रमशः आदेश होता है। ये दूसरा क्या रहा? वह हयवरट। तीसरा रे। चौथा तय की हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपः से लोप हो गया तो क्या बचा? ल। इक प्रत्याहार को यण आदेश हो जाता है, अर्थात इक में हम इनके हस्व और दीर्घ दोनों ही रूप स्वीकार करेंगे। ये हस्व भी है और दीर्घ भी। उ का हस्व और दीर्घ, री का भी हस्व और दीर्घ रूप। री का कोई दीर्घ रूप होता नहीं। प्लस से पहले यदि हस्व ई या दीर्घ ई मिल रही है तो किस में बदलेगी? ये में। इक की जगह यण होता है। हस्व उ या दीर्घ उ मिल रहा है तो किस में बदलेगा? वह में। इसी तरह प्लस से पहले हस्व री या दीर्घ री मिल रही है तो किस में बदलेगी? रे में। और इसी तरह प्लस से पहले री मिल रही है तो री किस में परिवर्तन होगी? ल में। ठीक है, इसका पहला नियम देखिए, अभी हमने पढ़ा जैसे प्लस से पहले यदि हस्व ई या दीर्घ ई हो और उसके बाद कोई असमान अच, असमान अच कह दो या स्वर कह दो, एक ही बात है। असमान अच तो किस में बदलेंगे? ई की जगह क्या हो? यण। यण में क्या आ रहा है? ई की जगह क्रम से आदेश होता है। आदेश कैसा होता है? क्रम से। ई की जगह जो यण प्रत्याहार में क्रम से जो वर्ण आ रहे हैं वही ई की जगह क्रम से आदेश होंगे। ई की जगह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। क्या बना? यह। ठीक है, जैसे एक उदाहरण आया हमारे पास, प्रतिधन एकम।
अब देखिए प्लस से पहले मिलनी चाहिए ना ह्रस्व ई या दीर्घ। प्रति अंतिम स्वर क्या आ रहा है, ई आ रही है, ह्रस्व ई आ रही है। और प्लस के बाद देखिए क्या आ रहा है, ए, ये भी स्वर है तो नियम मिल रहा है हमारा, कोई असमान अच हो तो किस में बदलेगा, ये है वो ये में बदल जाएगा। हमारा अच मिल रहा है प्लस के बाद भी असमान अच मिल रहा है तो ई की जगह क्या हो जाएगा, ये। चलिए तो ऐसे हम ये हटाएंगे क्योंकि जिसकी जगह आदेश करना है उसे हटाना तो पड़ेगा, अलग तो करेंगे। इसकी जगह होता है आदेश, इसकी जगह होता है एक आदेश होता है। तो यहाँ तय अधूरा, ई की जगह किया हमने ये, धन एकम, क्या बना देख लेते हैं इसको। प्र जोड़ेंगे इसको, तय के बाद कोई आपका स्वर नहीं आ रहा है, अच नहीं आ रहा है तो तय अधूरा। हल हमेशा व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से पूरे होते हैं, वरना वो अधूरे रहते हैं, हलंत रहते हैं। तो तय अधूरा। अब ये के बाद देखिए स्वर आ रहा है तो उसकी मात्रा लगेगी। उसकी मात्रा कैसे लगती है, इस तरह लगती है, एक मात्रा लगती है। तो क्या बनेगा, प्रत्येकम, ये हो गया। ठीक है, संधि चल रही है। इसी तरह एक उदाहरण हो रहा है, कौन सा, इति धन आदि। इति, इति प्रारंभ को बोलते हैं और कई बार समाप्ति होती है तो भी कहते हैं इति श्री करना। इति धन आदि, इसको हम देखिए ह्रस्व ई मिल रही है। इति में जो ई की मात्रा है वो कौन सी आती है, तय पे ह्रस्व ई की आती है। इधर आ असमान अच्छा आ रहा है, समान नहीं है, असमान है। समान होता तो दीर्घ संधि हो जाती, असमान अच्छा आ रहा है तो हम इसकी तय की जगह ई की जगह क्या करना है, ये तय अधूरा, ई की जगह हमने कर दिया ये धन आदि। अब इसको हम जोड़ेंगे, क्या बनता है, ई तय के बाद कोई स्वर नहीं आ रहा तो तय वो अधूरा, ये हमें आके मात्रा जुड़ेगी क्योंकि व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, हल के बाद यदि अच्छा आ रहा है तो उसकी मात्रा लगती है। तो क्या बनेगा, या दि इत्यादि। इसी तरह एक शब्द था सुधी, सुधी धन उपास्य। जोड़ेंगे, देखिए सुधी में जो ये वो दीर्घ आती है, इसका विच्छेद करें, ध्यान रखिए सुधी में ये दीर्घ आती है, सुधी। अब दीर्घी हो तो भी क्या इसमें बदलता है, यह में सु ध से हमने ई हटाई, ध अधूरा, और दीर्घी की जगह क्या करेंगे, व्या करेंगे, धन उपास्य। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए क्या बनता है, सु ध में ध के बाद कोई अच्छे स्वर नहीं आ रहा तो ध अधूरा, ये में उनकी मात्रा जुड़ेगी, ह्रस्व हुआ है क्योंकि इसके बाद स्वर आ रहा है, अच्छा आ रहा है, यू पाश्य है, शुद्ध पाश्य। ठीक है, इसी तरह नदी धन उदकम, उदक का अर्थ होता है जल। अब देखिए नदी, नदी में हमेशा जो ये है वो दीर्घ आती है, दीर्घ की मात्रा है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये की जगह क्या किया, ये। ठीक है, धन उद्गम। देखिए, ठीक है, इसको हम जोड़ना, संधि का मतलब ही जोड़ना होता है। अब देखिए दे और ये दोनों संयुक्त व्यंजन है। कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन है। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, विद्यालय वाला, विद्यालय, उद्यान, जो आप दे बोलते हो वो इससे मिलकर बनता है। क और श मिलकर क्या बनता है, क्ष, क्षत्रिय वाला। ये आपके संयुक्त व्यंजन है। दो व्यंजन अगर आपस में मिल रहे हैं इस तरह से
तो वो इस तरह बन जाते हैं। त्रै, त्रै किससे बनता है? तय और रे से। क्या बनेगा? त्रै। गे, जय और ये से क्या बनेगा? गे। ये आपके संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो दे और ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इनके बीच कोई अच नहीं आ रहा है, तो किस में बदलेगा? दे में बदलेगा ना। और इसमें मात्रा किसकी लगेगी? ये की, इसकी, ऊ की, क्योंकि इसके बाद ऊ आ रहा है, हस्व ऊ। तो क्या बनेगा? नद्युत कम। ठीक है। इसी तरह गति धन ऊर्जा, गति धन ऊर्जा। ऊर्जा में कल ही मैंने बताया ऊ कौन सा आता है? बड़ा आता है। ऊर्जा में, ऊष्मा में, ऊन में, ऊहा में, इनमें ऊ है वो दीर्घ आता है, बड़ा आता है। गति धन ऊर्जा। तय के, तय गति में कौन सी है? हस्वई, हस्वई। तो इसकी जगह क्या करना है? ये धन ऊर्जा, इसको हम जोड़ेंगे, क्या बनेगा? तय के बाद कोई स्वर नहीं आ रहा, तय अधूरा। यह में ऊ की मात्रा जुड़ेगी, कैसी जुड़ेगी? दीर्घ। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊ है वो दीर्घ है, ध्यान रखिए। इधर जो स्वर आ रहा है वही जुड़ेगा, जो स्वर प्लस के बाद आ रहा है वही जुड़ेगा, मात्रा उसी की लगेगी। तो कैसे लगेगी? गत्यु। ऐसा शब्द भी देखें तो पहचान लेना कौन सी शब्द है? यण संधि है। यण संधि की एक विशेषता और होती है, ध्यान रखिए। इसमें अधिकतर 99% शब्द आपको अधूरे मिलेंगे, व्यंजन है वो अधूरा मिलेगा। उसको आप तोड़ के कोशिश कीजिए, उसका विग्रह करके कोशिश कीजिए, देखिए, उसको पहचानिए। यण संधि की पहचान है, सबसे बड़ी पहचान, कि उसमें 99% जो शब्द हैं वो व्यंजन अधूरे मिलेंगे। गत्यूर्जा। इसी प्रकार यद्यपि, यदि, यदि आपका अव्यय शब्द है और अपि भी अव्यय शब्द है, इसको जोड़ेंगे। देखिए, यदि में ई की मात्रा छोटी आती है, दी से हमने ई हटाई, द अधूरा, और ई की जगह क्या हो जाएगा? ये धन अपि। क्या बना? द और ये मिलके क्या बनता है? अभी देखा हमने क्या बनता है? ये इस प्रकार दे बनता है ना, तो क्या बनेगा? यद्यपि। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि यद्यपि में कौन सी संधि है? जन संधि। जैसे पिछली बार पूछा अद्यापि, इसमें कौन सी थी? कल ही पढ़ा था हमने, दीर्घ संधि थी। यद्यपि में कौन सी है? यद्यपि में जन संधि है। ठीक है। इसी तरह एक उदाहरण और आता है, एक उदाहरण ये आता है, स्त्री धन उत्सव। उसको जोड़ते हैं। स्त्री, स्त्री में ई की मात्रा कौन सी आती है? दीर्घ आती है। ठीक है। त्रै से हमने ये हटाई, त्रै अधूरा, ई की जगह क्या करेंगे? ये दीर्घ आ रही है तो भी हमें हंसो दीर्घ। ठीक है। धन उत्सव क्या बनेगा? त्रै, त्रै के बाद कोई स्वर नहीं आ रहा है, तो त्रै अधूरा। यह के बाद क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, यू की मात्रा लगेगी, क्या बन जाएगा? स्त्रु सौ, इस तरह बन जाएगा। ठीक है। स्त्रोत्सव। ये शब्द भी देखेंगे तो पहचान लेंगे कौन सी संधि है? जन संधि है। इसी तरह एक शब्द और आता है, भवती धन एकम। भवती भू धातु का रूप है, भवती, भवत, भवंती, लट लकार में बनता है। ई की जगह क्या हो जाएगा? ये क्या बनेगा? तो ऐसे हमने ये हटाई, तो अधूरा, और ई की जगह क्या करेंगे? ये क्या? धन एकम। इसको हम जोड़ेंगे। देखिए, वह तय के बाद कोई स्वर नहीं आ रहा, तो तय अधूरा, यह में एक ही मात्रा जुड़ेगी, भवते कम। ठीक है। इस तरह ये बन गया।
ये शब्द देखेंगे तो पहचान लेंगे कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, यण संधि है। इसी प्रकार जैसे अध्यापक शब्द है, अबुद्ध हैं, इनमें भी कौन सी संधि है, यण संधि है, पूछ लिया जाता है। ये शब्द था अधि, अधि आपका उपसर्ग है, धन आपका है, क्या बनेगा इसका, ध से हमने ई हटाई, ध अधूरा, और ई की जगह क्या हो जाएगा, ये धन आपका है, ई की जगह यह कर दिया, क्या बना, अध्यापक है, क्या बना, अध्यापक है। इसी प्रकार अभिधन उदय, क्या बनेगा, भय से हम ये हटाएंगे, भय अधूरा, ये की जगह क्या करेंगे, ये धन उदय, जोड़ेंगे इसको, क्या बनेगा, भय अधूरा और यू उदय। इसके आगे के भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।